हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा पीवाईक्यू का टॉपिक है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे ट्राई कीजिए। डन। आइए इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको एक टेम्परेचर दिया है और उस पर आपको काइनेटिक एनर्जी भी दी है, के दिया है काइनेटिक एनर्जी। और वो आपसे पूछ रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम गैस की ही 2 के अगर एवरेज आपके पास काइनेटिक एनर्जी है तो किस टेम्परेचर पे वो गैस होगी। तो सिंपल आपको काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन सेटअप करना है। तो वो ये होता है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज मैंने ऐसे लिखी है 3/2 kT। ठीक है। तो ये रिलेशन आपके पास है। तो आपको वैल्यू जो दी हैं दोनों केस में उनको आप पुट कीजिए तो आपको दो केस मिल जाएंगे। पहला केस क्या होगा, K = 3/2 kT। ध्यान रखिएगा ये के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये के है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और सेकंड रिलेशन आपका ये है, इसे मैं फर्स्ट केस के लिए T1 और सेकंड केस के लिए T2 मान लेता हूँ। तो सिंपल है, आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/2, क्योंकि के से के कैंसिल आउट और ये जो आगे से कॉन्स्टेंट्स हैं ये भी कैंसिल आउट। तो T1/T2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा T2 जो आपको निकालना है 2T1। ठीक है। तो T1 आपको कितना दिया है, -78। तो -78, 2 × -78। ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 16। एक मिनट, आपको ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें टेम्परेचर केल्विन में पुट करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो केल्विन में पुट करेंगे। तो केल्विन में आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। तो -78 को केल्विन में चेंज कैसे करोगे, -78 है तो इसमें क्या करोगे, +273। ध्यान रखना, सेल्सियस में सब केल्विन में चेंज करते हैं तो प्लस, और केल्विन से सेल्सियस में माइनस। तो प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे तो ये -78 है तो ये माइनस होगा। तो 78 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 1 एंड 9। ठीक है। तो 195 आपका है, और 195 × 2 आप करेंगे तो 18, 19, 390। तो 390 केल्विन में आपका आंसर है, पर ऑप्शन सेल्सियस में नहीं है तो फिर से कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 390 केल्विन -273। तो ये आपका आ जाएगा 711। ठीक है। तो 117 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन डी पर ये है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे ट्राई कीजिए। डन। आइए इसे देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ डायटोमिक गैस डज 100 जूल ऑफ वर्क इन आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो एक गैस है जो वर्क कर रही है, आइसोबैरिकली एक्सपेंड कर रही है। तो कितनी हीट उसे दी होगी। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ से, आप कुछ हीट देते हो, उससे कुछ इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है प्लस वर्क डन होता है। एक्सपेंशन में गैस वर्क करती है, जब एक्सपेंड करती है गैस तो ये रिलेशन है आपके पास। तो अब वो पूछ रहा है कि कितनी हीट आपने उसको दी होगी। तो डेल क्यू आपको निकालना है, हमें डेल यू निकालना है, और डेल यू निकालना ही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। देखिए कैसे करते हैं इसे। जो डेल क्यू है उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, NCP डेल्टा टी। और डेल यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी। ठीक है। डायटोमिक गैस है तो गामा 1.4 उन्होंने दिया ही है, वरना आप निकाल भी सकते थे। तो यहाँ पर से हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसे हम कर लेते हैं डिवाइड। देखिए गैस की क्वांटिटी के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो डिवाइड करेंगे तो जो n है, नंबर ऑफ मोल्स, वो कट हो जाएंगे। डेल क्यू बाय डेल यू, और डेल टी और डेल ये भी कट हो जाएगा, CP/CV। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे,
डेल क्यू इक्वल्स सी पी बाई सी वी, ये रेशियो आपको पता है, बहुत फेमस रेशियो है। सी पी बाई सी वी को हम क्या कहते हैं, गामा। यही आपका जो डायटोमिक गैस के लिए गामा होता है, वही सी पी अपॉन सी वी होता है। तो ये गामा हो गया है और ये डेल यू शिफ्ट करके इधर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट लॉ से हमें डेल यू की वैल्यू दी है, ये इक्वल टू साइन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई जिसमें डेल क्यू है, डेल क्यू के लिए दो इक्वेशन आ गई हैं। इसमें हम इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल यू प्लस डब्लू इक्वल गामा डेल यू, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, इन दोनों को मैंने इक्वेट किया है। उसके बाद देखो हमें डेल यू निकालना है, तो डेल यू को एक तरफ ले आओ, तो ये आ जाएगा डेल यू गामा माइनस वन इक्वल वर्क डन, ठीक है। तो डेल यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क डन अपॉन गामा माइनस वन। तो डेल यू आपके पास आ गया है गामा के और वर्क डन के टर्म में, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब ये बहुत ईजिली हो जाएगा। इस इक्वेशन को फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या, डब्लू बाय गामा माइनस वन प्लस डब्लू। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको हर चीज़ पता है, वर्क डन 100 है, गामा माइनस वन क्या होगा, 1.4 है, माइनस वन तो 0.4 प्लस 100, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल आउट कर लेंगे। 4 से 1000 कितने टाइम्स जाएगा, 250 टाइम्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 350 जूल्स। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ हुए इसमें, मल्टीपल फॉर्मूलेस यूज़ हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे ट्राई कीजिए। डन, आइए इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन किस पर है कि आपको एक मोनो एटॉमिक गैस दी है और उसके साथ एक डायटोमिक गैस है, दोनों का मिक्सचर है, मोल्स आपको दिए हैं 2 और 6। फिर वो पूछा है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी, तो वो कंबाइंड मिक्सचर की क्या होगी। तो जब भी आपसे मोलर स्पेसिफिक हीट पूछ जाएगी कंबाइंड मिक्सचर की, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने का तरीका क्या है, क्या कीजिए, मोल्स लीजिए, उसको CV ऑफ फर्स्ट प्लस, इसे N1 लेते हैं, मोल्स इंटू CV ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया ताकि आप और क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। तो मोल्स पहले के क्या हैं, 2 और CV1। अब देखिए ये जो CV1 है ये कैसे आएगा, जो आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, ध्यान रखिए मोनो एटॉमिक गैस जो होती है उसके लिए CV क्या होता है, 3/2 R होता है, ठीक है। और जो डायटोमिक गैस होती है उसके लिए क्या होता है, 5/2 R। ये मोनो के लिए है और ये डाई के लिए है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको पता होंगी CV और CP की, ठीक है, मोनो डाई ट्राई के लिए। तो इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5/2 इंटू N2 कितने दिए हैं, 6 मोल्स, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 प्लस 6। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये कट हो रहा है, यहाँ पर R भी है, ठीक है। तो 3 + 15 क्या हो जाएगा, 18R डिवाइडेड बाय 8। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। तो इससे ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 9/4R आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप ट्राई कीजिए। डन, आइए इसे देखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपको टोटल इंटरनल एनर्जी पता करनी है मिक्सचर ऑफ गैस की, 8 मोल्स और 6 मोल्स। आर्गन और ऑक्सीजन दो गैसेस आपका मिक्सचर है। तो ध्यान रखिए कि आर्गन मोनोएटॉमिक है और ऑक्सीजन डायटोमिक है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, F/2 nRT, ठीक है। R T के टर्म्स में आंसर है, R रियल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है जो T ही दिया है, तो इसे तो चेंज नहीं करना है। F/2 n को हमें सॉल्व करना है दोनों के लिए, ठीक है। तो F जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो मोनोएटॉमिक के लिए होती है 3 और डायटोमिक के लिए होती है 5। आपको ये वैल्यूज़ पता होंगी। तो हम दोनों को ऐड करते हैं, U1 और U2, आर्गन की और ऑक्सीजन की।
तो 3/2 n क्या है आपके पास 8 मोल्स आर्गन है RT, ठीक है, प्लस 5/2 ऑक्सीजन के 6 मोल्स है इंटू RT। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो ये 12 RT आ गया है, और ये 2 3 ज़ा 6, 15 RT आ गया है, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 RT। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देन आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मीन फ्री पाथ पे क्वेश्चन है। तो मीन फ्री पाथ आपको दिया है एट HTP, ठीक है, 1500 D, और D क्या है, डायमीटर ऑफ द गैस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाइल मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड प्रेशर, तो प्रेशर आपने मेंटेन किया है, द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल एट 373 केल्विन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो आपने स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर में प्रेशर मेंटेन किया है और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो मीन फ्री पाथ में क्या चेंज आएगा। तो आपको पता है जो मीन फ्री पाथ होता है जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है प्रेशर पे, इस रेशियो पे। यहाँ पर एक कांस्टेंट भी होता है, शायद K/√2π/d², इस तरह का कांस्टेंट होता है। पर ये कांस्टेंट है क्योंकि ना आपके पास K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और D ये आपका जो डायमीटर ऑफ द गैस ऑफ मॉलिक्यूल होता है, तो सेम गैस है, तो ये जो कांस्टेंट है ये चेंज नहीं होगा, इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी से हमारा काम हो जाएगा। तो P तो चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करते हैं, तो λ1/λ2 इक्वल्स T1/T2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि λ1 आपको 1500 D दे रखा है, ठीक है। λ2 हम निकालेंगे। T1 स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है आपको पता है, 273 केल्विन, और अब कितना टेम्परेचर है 373 केल्विन। तो λ2 जो आएगा वो कैसा आएगा, 373 इंटू 1500/273, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली ये 2049 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसे आप अप्रॉक्सीमेट करके निकाल सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, मैं ऐसा रिकमेंड तो नहीं करूँगा, पर अगर ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है, मतलब जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 500 और इसमें 1000, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत क्रूड अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। अगर आप मतलब एकदम लास्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी से आपको आंसर चाहिए, तो इस तरीके से जैसे इस 373 और 273 को ना आप 400 और 300 भी अगर आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंसर आपको ऑप्शन पता चल जाएगा। लेकिन इतना क्रूड अप्रॉक्सीमेशन करें तभी जब आप ऑप्शंस में ज़्यादा गैप हो और आप क्लियरली, आपको एक अच्छा खासा एरर का चांस मिल जाए, तब आप इस तरीके के शॉर्ट अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कीजिए। अगर ऑप्शंस में गैप नहीं है तो आप जो नंबर्स दिए उनके साथ कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और पूछा है कौन सी करेक्ट हैं या कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक इंजन है जो ऑपरेट कर रहा है बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। हम STP पर चेक कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है, मतलब अर्थ पे इतना होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आपको पता है कि कोई भी इंजन होता है तो उसकी एफिशिएंसी पता करना तो काफ़ी मतलब मुश्किल टास्क है। तो हम उस इंजन को किससे रिप्लेस करते हैं, कार्नोट इंजन से, और उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं और उससे हमें एक बेंचमार्क मिल जाता है कि इतनी एफिशिएंसी मैक्सिमम इस इंजन की हो सकती है। बाकी तो और चीज़ों पे डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा एक्चुअल एफिशिएंसी निकालने के लिए, और वो हमसे पूछी भी नहीं है। हमसे बस कार्नोट इंजन और कितनी होगी, ज़्यादा होगी, वो पूछा है। तो बेंचमार्क हमारे लिए क्या है, कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1-T2/T1, ठीक है, × 100। एफिशिएंसी परसेंटेज में निकल जाती है इससे। तो
यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 - T2 आपका क्या होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर। तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आपके पास, अच्छा हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर फिर से डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए 0 मतलब कितना होता है, 273, है ना। और 100 कितना होता है, अगर 100 में 273 ऐड करेंगे तो 373, ठीक है। 273 ऐड करने से आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये आपका आंसर है। इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 373 माइनस 273 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100/373 इंटू 100, ठीक है। तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करके ये आ जाएगा आपका 373 को अगर आप 1 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं, 0.0003 से करने पर ये एक्सीड कर जाएगा, तो 2 से करना पड़ेगा। 2, 3 2 6, 7 2 14, 6 7 746, 4 5 2, ठीक है, 0। तो ये 2000 आ गया है। तो 7 3 21, 7 3 21 होता है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा है, तो 6 से ट्राई करते हैं। 6 3 18, 6 7 42 43, 6 3 18 19 20 22, ठीक है। तो इतना काफ़ी है मान ले, ठीक है। शायद 27 से भी ये हो सकता था, देखना पड़ेगा। नहीं, 26 से ही हो रहा है। तो ऊपर आपके पास 4 ज़ीरोज़ हैं, तो इसे आप थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 3 4 26, 26% एफिशिएंसी आपकी आ गई है, ठीक है। तो 26% एफिशिएंसी है। वैसे पॉइंट में इसके बाद भी आएगी, पर 26 से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इंटीजर्स बताने हैं। तो वो पूछ रहा है कि क्या एफिशिएंसी 27 से ज़्यादा है, नहीं। तो ए तो रॉन्ग हो गया। बी क्या है कि एफिशिएंसी लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन दी सेम टू टेम्परेचर। तो देखो, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। जो बी वाला है, ये तो हमेशा ही सच होगा कि कोई भी इंजन होगा, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से कम ही होगी जो इस टेम्परेचर पे काम कर रहा है, क्योंकि कार्नोट की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो उतनी एफिशिएंसी कोई भी इंजन रीच नहीं कर पाएगा प्रैक्टिकल कंडीशन में। तो बी तो ठीक है। और सी क्या है, एफिशिएंसी लेस इक्वल टू 27। तो 27 तो नहीं है। लेस देन 27, हाँ, ठीक है, 26 है, ठीक है। तो बी और डी आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन बी, बी एंड डी ओनली, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डन, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है और वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, तो आपको वर्क डन बताना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और सैंपल ऑफ गैस कह रहा है वो, मोल्स वगैरह कुछ नहीं दिया उसने। तो जो भी सैंपल ऑफ गैस है वो है, ठीक है। तो मोल्स वगैरह हम मेंशन नहीं करेंगे अपने फॉर्मूले में। तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, तो वर्क डन जो हमारे पास है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए होता है NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1, फॉर्मूला है। और जहाँ पर डेल्टा टी क्या होता है, NR T1 - T2 में से कह देता हूँ। मान लीजिए इनिशियल T1 था और बाद में T2 हो गया, ठीक है। तो T1 इनिशियली आपका टेम्परेचर T दिया है आपको, और T2 नहीं दिया है, ठीक है। तो अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना। एक तो हमारे पास है PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, आइडियाबैटिक इक्वेशन। और एक हमारे पास है PV इक्वल्स टू NRT, ठीक है। तो इन दो का हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, या यहाँ से निकाल के यहाँ कर लीजिए, एक ही बात है। जिससे हमें क्या होगा ना, हमें चाहिए डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे आएगा, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, दोनों केसेस में लगा दीजिए। तो P1 V1 माइनस P2 V2 इक्वल्स टू NR T1 माइनस T2, ठीक है। ऐसे दोनों केसेस में आ जाएगा। और
P2 और V1 V2 कैसे आएंगे? का रिलेशन तो दिया है डबल वॉल्यूम, P के लिए यहाँ से निकाल लीजिए। कैसे? P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा, P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 2V1, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डबल। ठीक है, तो V1 गामा और V1 गामा तो बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे। P1 इक्वल्स टू P2 2 की पावर गामा। ठीक है, तो रिलेशन आ गया, इसको यहाँ हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा सॉल्व होके आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो P1 V1, ठीक है, मैं वैल्यूज़ P2 की सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस P1/2 गामा और 2V1, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू हमारी है NRT माइनस T2, क्योंकि T1 आपका क्या है? T1 आपका T है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो P1 V1 आप कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। 1 माइनस 2/2 की पावर गामा, और गामा क्या है? 3/2 है, तो 3/2 होता है 2√2। ठीक है, तो फाइनली आपका ये आ गया है T1 माइनस T2। ठीक है, ये T ही है T1। तो देखो आपको P1 V1 है, P1 V1 को आप आसानी से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्योंकि फाइनल आंसर T के टर्म्स में है, वहाँ P1V1 तो नहीं है। तो आप यहाँ पर P1V1 इक्वल्स टू NRT1 करेंगे, तो P1V1 को यहाँ से आप लिख सकते हैं NRT1, जो कि आपका T ही है। ठीक है, तो ये आपका आ गया है आंसर। NR, इसको डेल्टा T भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हम तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे ना। तो NR डेल्टा T आपको मिल गया है, आपको डिवाइड करना है गामा-1 से और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता चल गया होगा, यही मेन है। हमने थोड़ी जगह बना ली है, यहाँ पर हम इसे फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। हमें W ही निकालना है, तो NRT1 माइनस T2, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं NRT1 माइनस 1/√2 डिवाइड बाय गामा-1। तो गामा-1 क्या है? √3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 3/2 माइनस 1, तो 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 सबसे ऊपर चला जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे। तो सबसे ऊपर जाने में अगर मैं इसे अंदर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूं ब्रैकेट के, तो 2 माइनस 2/√2, तो एट लास्ट NRT 2 माइनस √2। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी से, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि हमने कैसे सब्स्टिट्यूट किया। देखो फाइनल आंसर में P1V1 नहीं था, इसलिए हमने P1V1 को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया ये T के टर्म्स में, NRT1 के टर्म्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो इसे आप ट्राई कीजिए। तो हमारे पास असर्शन क्या है कि DQ और DW हीट सप्लाइड है और वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ठीक है, तो ऑन द सिस्टम के अलावा आपको पता होगा कि ऑन द सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वर्क डन आपके सिस्टम पे हो रहा है। तो जब आपके सिस्टम में वर्क डन हो रहा है, तो आप ये बताओ कि हीट सप्लाइड ज़्यादा होगी या कम? कम होगी ना, कि आपको कम सप्लाई देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है। आपका अगर आपका सिस्टम ही वर्क डन कर रहा होता, मान लीजिए गैस एक्सपेंड कर रही होती, तो ज़्यादा हीट लगती, तो वहाँ पर प्लस TW हो जाता। ठीक है, तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो DU माइनस DW, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो DU प्लस DW। आप एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से फिर DW को प्लस माइनस ले सकते हैं, वैसे भी काम हो जाता है। और या तो आप अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग केसेस के याद रखें, वैसे बेटर ये होगा कि आप एक फॉर्मूला याद रखें और साइन कन्वेंशन याद रखें DW के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी ये जो कह रहा है ठीक है, और रीज़न वो दे रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है थर्मोडायनेमिक्स का और पूरे फिजिक्स का, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट लॉ से ही आया है थर्मोडायनेमिक्स से। तो जो ये सब क्या है, ये एनर्जी तो है, ये इंटरनल एनर्जी है, वर्क डन
क्या होता है? एनर्जी जब ट्रांजिट में होती है उसी को वर्क डन कहते हैं। हीट क्या होता है? जब एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस से मूव कर रही होती है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी एनर्जी हीट के थ्रू सप्लाई हो रही है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में खर्च होगी, या जो भी उनका प्लस माइनस है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसा इसीलिए है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है। ठीक है, आपने हीट एनर्जी दी, उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो यहाँ से आप इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं? डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। इस तरीके से आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है, आपने हीट करा, हीट करने से भी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। आपने वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, मतलब सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है, तो उससे भी उसकी एनर्जी बढ़ गई। दो प्लस होगा ना, इससे भी एनर्जी बढ़ी, इससे भी एनर्जी बढ़ी, टोटल एनर्जी दोनों का प्लस। ठीक है, अगर आप इस यहाँ से प्लस लेते हो, माइनस आ जाता, तो अगर आपके सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम कैसे होगी? बढ़ेगी ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई कीजिए। डन। तो क्वेश्चन क्या है कि एक वेसल है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन उसमें रखी है एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब आपको अमाउंट और टेम्परेचर दिया है, तो हीट कितनी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी उसकी आरएमएस स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो वी आरएमएस आपको पता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, तो इसकी आरएमएस स्पीड को आपको डबल करना है। जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वी आर एम एस की, वो स्क्वायर रूट ऑफ टी पे डिपेंड करती है। ठीक है, बाकी आगे वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो कि आप जिस तरीके लेना चाहो। जैसे एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, 3t/m, इस तरीके का होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो यही होती है। ठीक है, 3RT/m शायद। हाँ, तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी में हम क्या कर सकते हैं कि हमें डबल करनी है, तो V1 T1 के केस में और V2 T2 के केस में। ठीक है, तो डबल करनी है तो ये रेशियो 1/2 हो जाएगा, और T1 एक काम करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये T1/T2 हो जाएगा। तो T2 आपका जो है वो क्या है? 4T1। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूलों में जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होता है। ठीक है, तो केल्विन में हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 27 है प्लस 273, 300, तो 1200। तो इनिशियली आपका टेम्परेचर था 300, फाइनली 1200 हो गया। और जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला है डेल क्यू, वो आपके पास क्या है? एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, तो सी पी क्या होता है आपके पास? हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेल टी आपको पता चल गया है। तो देखो, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है? N2, डायटोमिक। डायटोमिक के लिए सी पी क्या होता है? डायटोमिक के लिए होता है 5/2R। ठीक है, और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेगा? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन का एक जो मॉलिक्यूल होता है उसका मास होता है एक, N2 में दो हैं, तो एक का होता है 17, तो 28। तो एक का 28 होता है, आपके पास है 14, तो कितने मोल्स होंगे? नंबर ऑफ मोल्स N 14/28, हाफ। ठीक है, एक का ही मास 28 ग्राम है। ठीक है, और आपके पास 14 ग्राम है, तो आधा ही मोल आपके पास होगा, तो हाफ मोल गामा हो गया आपके पास 5/2R। ठीक है, आर की वैल्यू आपको दी है 8.32, और डेल्टा टी आपके पास क्या है? T2 माइनस T1, 1200 माइनस 300, ये आपके पास आ गया, तो 900 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 4 2 ज़ा 8.048 4 32, तो एग्जैक्ट कट हो गया। ठीक है,
फिर आप इसे 5 से करें या फिर, हाँ पहले इसे 5 से कर लेते हैं। तो 5 से करने पर ये आ जाएगा 5 8 जा 40, ठीक है, 5 to 10 10.40। तो 1040 × 9, मैंने ये 900 के 2 ज़ीरोस यहाँ बैलेंस कर दिए, ठीक है। तो 9 0 9 4 जा 36 9 मतलब 9, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको ए बाय बी का डायमेंशन बताना है, डायमेंशन एनालिसिस करके कि ए बाय बी का डायमेंशन क्या होगा, वो भी पी और बी के टर्म्स में, तो और इजी हो गया। तो देखो, एक जो क्या है वो प्रेशर के साथ ये टर्म ऐड हो रहा है, तो ए का डायमेंशन क्या होना चाहिए, ए का डायमेंशन होना चाहिए आपका प्रेशर इंटू वी स्क्वायर, ये होना चाहिए ना, क्योंकि ए बाय वी स्क्वायर के साथ जो ऐड होगा वो टर्म प्रेशर ही होगा, ठीक है, क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ ही आपस में ऐड होती हैं, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो ए का डायमेंशन ये होगा और बी का डायमेंशन जो होगा वो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो आपको निकालना है ए बाय बी का डायमेंशन, तो सीधा है पी वी स्क्वायर है अपॉन वी है, तो पी वी। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, वो कंडक्टिविटी पे बेस्ड है, कि आपके पास एक दो मेटल हैं, वो आपस में ज्वाइन हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। तो जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो M1 की कितनी होगी, M2 की दी है। अच्छा, तो M1 की आपको निकालनी है, मान लीजिए K1 है, तो K1 आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो जो कंडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बेसिक फार्मूला क्या है, वो है आपका, आप इसे बहुत तरीके से लिख सकते हैं, पर ये इस तरीके से है, डेल क्यू बाय डेल टी इक्वल्स डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये ओम्स लॉ की तरह है कि ये करंट है, ये पोटेंशियल है और रेजिस्टेंस है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है। अब तो रेजिस्टेंस जो होता है ना वो जो हीट वाले केसेस में है वो वैसे ही ऐड होता है जैसे हमारा करंट वाले केसेस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो डी क्यू बाय डी टी जो है वो तो करंट है, थर्मल करंट की तरफ से हम लेते हैं, वरना आप कह सकते हो हीट फ्लो है वो, ठीक है। तो देखो, सीरीज में क्या होता है ना, हीट फ्लो जो ये होता है जिसे हम थर्मल करंट कहते हैं वो कांस्टेंट होता है, मतलब जितनी हीट यहाँ से आएगी उतनी हीट इसमें भी जाएगी, बीच में हीट कहीं गायब नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर से तो जो ये डेल्टा टी बाई आर है, ठीक है, यहाँ पर जितना आएगा डेल्टा टी बाई आर, इसे मैं डेल्टा टी 1/R1 कर लेता हूँ, वो डेल्टा टी 2/R2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले केस के लिए डेल्टा T1 क्या है आपका, 180 है, तो डिफरेंस कितना है 20 का, और बाद वाले केस के लिए कितने का है 80 का, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी L बाई ए, लेकिन हमें तो कंडक्टिविटी के टर्म्स में निकालना है, तो L बाई ए के, जहाँ पर K क्या है कंडक्टिविटी। सेम वही करंट वाले फॉर्मूले इसमें लगते हैं, बस वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं, जैसे यहाँ रेजिस्टिविटी होती है, मतलब वहाँ थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वहाँ कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है करंट वाली वो यूज़ होती है, बाकी फॉर्मूले का स्ट्रक्चर सेम है। तो R1 के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, L1 बाई A1 K1, यही हमें निकालना है ना पहले वाले का, और दूसरे वाले का L2 बाई A2, और K2 जो आपको दिया है थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ M2 वो K दी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका आंसर लगभग सॉल्व हो चुका है। A1 और A2 तो बराबर हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, तो उसे आप यहीं से कट कर दीजिए। बाकी L1 आपको दिया है 16, ठीक है। यूनिट्स देखो सेंटीमीटर, ठीक है, तो यूनिट्स हम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि K के लिए यूनिट्स का कोई वो नहीं है, वैसे भी बोथ साइड से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो K1 जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, L2 को हम 8 ले लेते हैं और K भी सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये जाएगा 10 टाइम्स, फिर ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो K1 आपके पास आ जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम्स, तो K1 आपके पास आ जाएगा 8K, ठीक है। ये सब मैंने एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया, क्योंकि आपको थोड़ा सा वहाँ पर पूरा लैंग्वेज या फिर आपको कोई स्टेप्स तो दिखाने नहीं है, तो आप शॉर्ट कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से। वैसे भी ये इजी कैलकुलेशन थी। तो K1 इक्वल्स टू 8K आ गया है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसका वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर आपको दिया है। तो आपको निकालना है कि रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। तो मासेस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो, तो MO/MH, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, ये आपको निकालना है। और आपको दोनों का सम दे रखा है, एन मास 0.76 ग्राम, ठीक है। तो उनके मासेस का रेशियो निकालना है, पर उनका जो सम है वो MO+MH वो आपको दिया है 0.76 ग्राम, ठीक है। और रेशियो आपको निकालना है। तो एक रिलेशन तो आपके पास है, ठीक है। तो एक और अगर आ जाए तो आप ये रेशियो निकाल सकते हैं किसी तरीके से। तो देखो, मिक्सचर के लिए हमारे पास क्या होता है ना, जैसे कोई मिक्सचर है, उसका आपके पास दिया है, तो आप एक ये चीज़ लगा सकते हैं कि PV इक्वल्स टू NRT लगा सकते हैं। तो PV इक्वल्स टू NRT है, क्योंकि मिक्सचर के लिए भी ये काम करता है। तो प्रेशर आपको दिया है 400 इंटू 10⁻³ सॉरी 10⁻+3 किलो पास्कल है ना। वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पास्कल में दिया है, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में आ जाएगा ये, इक्वल्स टू NR। R आपके पास होता है गैस कांस्टेंट, 8.3 इसकी समथिंग वैल्यू होती है, और टेम्परेचर आपके पास है 300, ठीक है। तो देखो, इस रिलेशन का फ़ायदा क्या है कि इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हो, इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स से मासेस के बीच में एक रेशियो रिलेशन आ सकता है। तो मोल्स निकालने के लिए आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, इसे हम यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 ज़ीरोज़ से हम इन 2 ज़ीरोज़ को कट करते हैं, फिर हमारे पास बचे ये 3 4 5 5 ज़ीरोज़ ही है, -6 ही है, तो फिर एक ज़ीरो बचा, ठीक है। 5 4 जा 20, तो सब कट हो जाएगा, बस 2 बचेगा, ठीक है। 5 ज़ीरोज़ ही हैं, 5 4 जा 20, तो 20 का एक ज़ीरो और, तो ये पूरा 10⁻6 कट 2 बचा, और अपॉन में ये 8.32, ठीक है। अब देखो, ये आपके पास आ गया है, तो इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो आपके पास क्या आ गया था, नंबर ऑफ मोल्स 2/8.32, ठीक है। और एक रिलेशन आपके पास है MO+MH इक्वल 0.76। तो नंबर ऑफ मोल्स से क्या होगा ना, देखो नंबर ऑफ मोल्स किससे बने होंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने मोल्स होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के मोल्स होंगे जितना ऑक्सीजन का मास है, M0 डिवाइडेड बाय उसका जो मोलर मास है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32, क्योंकि O2 के फॉर्म में होती है वो 16+16। और हाइड्रोजन जो गैस होती है वो भी H2 के फॉर्म में होती है, तो उसका मास कितना होगा, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, दोनों के मोल्स को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2.832 M0+MH/2, ठीक है। तो अब देखो, आपको निकालना है M0/MH। यहाँ पर एक चीज़ और है जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो सकता है। ये जो पॉइंट की वैल्यू है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो 8.32 है ना, इसको आप मैं हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभी जब आपको लगेगी कैलकुलेशन ईजी होगी, तो इसको आप लिख सकते हैं 25/3,
ठीक है, इसे आप कैंसिल करिए, देखिए क्या आता है, 8.103। ठीक है, 8.33 टाइप्स ये आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी क्लोज है। तो इस तरीके का एक अप्रोक्सीमेशन आप ध्यान रखिए, आर के लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्चुअली एन की वैल्यू थी वो अपॉन में 3 भी था यहाँ पर मल्टीप्लाई में। ठीक है, जो पिछली हमने कैलकुलेशन करी थी तो यहाँ पर ये भी एक वैल्यू थी। तो जो 2/25 मैंने लिया है 8.32 को, तो उससे हमारी वैल्यू थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो 8.32 की वैल्यू जो हमने ये अप्रॉक्सीमेट की है, इसको हम यहाँ n के लिए यूज़ कर लेंगे। तो n के लिए यूज़ करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 25/3, 2/25। तो इस n की वैल्यू को हम यहाँ पुट करके m0 mh के बीच में रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। यहाँ हम m0 की वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं ना कि हमारे पास जो रिलेशन है क्या, m0 प्लस mh इक्वल 0.76, तो इसको थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे डेसिमल्स में यूज़ करते रहे तो और दिक्कत होगी सॉल्व करने में। तो मैं इसे 76/100 लेके थोड़ा सा फ्रैक्शन में लेता हूँ, क्योंकि सब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो ईजी होगा। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 50 एंड 2 1 जा 2 9 जा 25। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया है। तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, हम एक काम करते हैं, हम एम एच को कर देते हैं 19/25 माइनस m0। ठीक है, तो एम एच को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में और फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। ये दो इक्वेशन आप ध्यान रखिए, हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। तो इस तरीके के आपके पास दो इक्वेशन थी। एक तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था एम एच को 19/25 माइनस m0, और दूसरा इक्वेशन था आपके पास 2/25 इक्वल m0/32 प्लस mh/2। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं जिससे हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, m0 क्या हो जाएगा, 19/25 माइनस m0 अपॉन 2 है, तो दोनों के अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे माइनस करके 16 माइनस 15 mo/32। ठीक है, और इसको यहाँ भेजेंगे तो 2/25 माइनस 19/50, तो इंटू 2 करेंगे या इंटू 2 कर लेंगे, तो 4 माइनस 19 होता है आपका 15। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रैक्शन लेने से थोड़ा सा इजी हो गया सॉल्व करना। तो m0 की हमारे पास वैल्यू आ गई है मास ऑफ ऑक्सीजन की, वो कितनी है 32/50। ठीक है, m0 आ गया तो mh भी आ जाएगा। mh यहाँ से कितना आ जाएगा, mh आ जाएगा 19/25 माइनस 32/50। फिर से बेस सेम कर लेंगे, 19 इंटू 2 क्या होता है, 9 2 जा 18, 38 माइनस 32, तो ये आ जाएगा आपका 6/50। ठीक है, तो अब आपको निकालना है MO/MH, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो 32/6, क्योंकि 50 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 32/6। तो इसे कट करने की कोशिश करते हैं, 2 टाइम्स 1 जा एंड 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा, तो 16:3 आपका आया है MOMH। हाँ, हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो एक जो चीज़ मैं कहूँगा जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जिसने बिल्कुल इजी किया क्वेश्चन को, वो क्या था, 8.32 को हमने लिया 25 जो 3 लिया। इसने क्वेश्चन को काफ़ी हद तक इजी किया, क्योंकि पॉइंट में अगर हम ये कैलकुलेशन करते तो काफ़ी हेक्टिक होती। ठीक है, मैंने एक्चुअली पॉइंट में ट्राई भी किया,
तो बहुत ज़्यादा पॉइंट में फिर मल्टीप्लाई फिर एलसीएम लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये सब्स्टिट्यूशन से एकदम इजीली हो गया क्योंकि सब फ्रैक्शन में था। आप इसे ध्यान रखिए, क्या पता पेपर्स में आपके काम आ जाए। बाकी आंसर हमारा ये है। उससे आप करते तो फिर ये थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह में आता और अप्रॉक्स करके फिर यही आ जाता। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे।